नमस्कार दोस्तों, बघेल ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो न केवल राज्य स्तरीय एग्जाम्स बल्कि राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम्स जैसे कि एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग आदि एग्जाम्स में भी समान रूप से उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पिछले सप्ताह हमने आपसे सवाल पूछा था कि चीन को कड़ा संदेश देने के लिए भारत ने यूथ G20 की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है। आपके ऑप्शन थे जम्मू में, लेह में, कश्मीर में या फिर अनंतनाग में। इसका सही जवाब होगा दोस्तों लेह में। यूथ 20 शिखर सम्मेलन की बैठक 26 से 28 अप्रैल तक लद्दाख की राजधानी लेह में आयोजित होगी। इसमें हर G20 देश के लगभग 80 प्रतिनिधि शामिल होंगे। श्रीनगर में 22 से 24 मई तक G20 पर्यटन मीटिंग भी होने वाली है। G20 क्या है? G20 ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। G20 ग्रुप का गठन सन 1999 में वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि पर किया गया था, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया को प्रभावित किया था। यह भारत सहित 20 देशों का समूह है। G20 देशों का वैश्विक आबादी में 60%, वैश्विक जीडीपी में 85% और वैश्विक व्यापार में 75% तक का योगदान है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता कर रहा है। G20 दिल्ली शिखर सम्मेलन की 18वीं बैठक 9 से 10 सितंबर 2023 को प्रगति मैदान नई दिल्ली में होने वाली है। इसके अलावा G20 शिखर सम्मेलन 23 से 25 फरवरी 2023 तक आयोजित हुआ था। कथीम वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य रखा गया है। वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। लद्दाख के बारे में भी जान लेते हैं। अगस्त 2019 में भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया था, जिसके द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा जी हैं। लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर थे। के अंतर्गत पाक अधिकृत गिलगित तथा चीन अधिकृत अक्साई चीन क्षेत्र शामिल हैं। देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चली? आपके ऑप्शन है पहला गंगा नदी, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरा हुगली नदी या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हुगली नदी। भारत में पहली बार 12 अप्रैल 2023 को अंडर वाटर ट्रेन चली। यह ट्रेन पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नीचे से होकर कोलकाता से हावड़ा पहुंची। यह कोलकाता मेट्रो कॉरपोरेशन के ईस्ट वेस्ट मेट्रो का हिस्सा है। यह मेट्रो ट्रेन का ट्रायल था। हावड़ा से एक्सप्लेनेड तक का मार्ग लगभग 4.8 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 520 मीटर हुगली नदी के नीचे सुरंग के जरिए गुजरता है। सुरंग पानी की सतह के स्तर से 32 मीटर नीचे है। इस सुरंग की पूरी लंबाई का 10.8 किलोमीटर अंडरग्राउंड है। अब पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं और वहां के वर्तमान राज्यपाल सीवी आनंद बोस जी हैं। तो बंगाल की राजधानी कोलकाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कानून मंत्री ने भारतीय संविधान का पहला डोंगरी संस्करण जारी किया है। डोंगरी किस केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है? आपके ऑप्शन है पहला लद्दाख, दूसरा पुदुचेरी, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा अंडमान निकोबार। इसका सही जवाब होगा दोस्तों जम्मू कश्मीर। केंद्रीय कानून, न्याय और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अप्रैल 2023 में जम्मू विश्वविद्यालय में भारत के संविधान का डोंगरी संस्करण को जारी किया है। डोंगरी भाषा के बारे में जान लेते हैं। यह जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। यह संविधान की 22 भाषाओं में भी शामिल है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। इन 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। देखते हैं कि कौन कौन से संविधान संशोधन द्वारा
कौन कौन से भाषा को शामिल किया गया है? वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। वहीं वर्ष 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था। वहीं वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने कानून लाकर जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाली धारा 370 को समाप्त किया था। जम्मू कश्मीर को अभी वर्तमान में भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा प्राप्त है। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री कौन है? आपके ऑप्शन है, पहला सुषमा स्वराज, दूसरा एस जयशंकर, तीसरा सलमान खुर्शीद, चौथा शिव नाडर। इसका सही जवाब होगा दोस्तों एस जयशंकर जी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 से 15 अप्रैल 2023 को मोजाम्बिक की यात्रा की। वे मोजाम्बिक जाने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री हैं। उन्होंने राजधानी मापुटो की यात्रा की और भारतीय सहयोग से कई प्रोजेक्ट शुरू किए। मोजाम्बिक में भारतीय कंपनी राइट के सहयोग से रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा है। वहां पर भारत में निर्मित कई ट्रेनें भी संचालित हो रही है। विदेश मंत्री ने अप्रैल 2023 को मेड इन इंडिया ट्रेन से राजधानी मापुटे से माचुआ शहर तक की यात्रा की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 अप्रैल को बूजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया। बूजी ब्रिज बूजी नदी पर बना हुआ है। साल 2018 से इस परियोजना पर काम जारी है। मोजाम्बिक के बारे में जान लेते हैं। मोजाम्बिक एक अफ्रीकी देश है। इसकी राजधानी मापुटो है और इसके वर्तमान प्रेसिडेंट फिलिप न्यासी है। इसकी करेंसी मेटिकल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया गया है। आपके ऑप्शन है, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा तेलंगाना, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फुट प्रतिमा का अनावरण 14 अप्रैल 2023 को किया। यह मूर्ति का अनावरण संविधान निर्माता की 132वीं जयंती पर हुआ है। यह प्रतिमा हैदराबाद में हुसैन सागर झील के किनारे स्थापित किया गया है। तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तेलंगाना को के चंद्रशेखर राव के रूप में अपना पहला मुख्यमंत्री मिला था। तेलंगाना राज्य पार्टी बनाने में के चंद्रशेखर राव की बड़ी भूमिका थी। उनकी पार्टी टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति का गठन 2001 में किया गया था। तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं। अंबेडकर जी के बारे में जान लेते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के महू में 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 32 डिग्रियों के साथ 9 भाषाओं के सबसे बेहतर जानकार थे। 1936 में बाबा साहब अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया था। 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी इस पार्टी को 15 सीटें मिली थी। बाद में अंबेडकर जी ने अपने इस पार्टी का नाम ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी रखा था। बाबा साहब आजाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। तमिलनाडु सरकार ने अंबेडकर जयंती को समथुआ नाल समानता दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, पहला 17 अप्रैल को, दूसरा 18 अप्रैल को, तीसरा 19 अप्रैल को, चौथा 20 अप्रैल को। इसका सही जवाब होगा दोस्तों 17 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को इस खतरनाक समस्या के बारे में जागरूक करना है। हीमोफीलिया क्या है वो जान लेते हैं। चोट लगने पर अक्सर हमारे शरीर से खून निकलने लगता है। थोड़ी देर में खून निकलने के बाद वहां खून का थक्का जम जाता है। इस कारण से बहुत ज्यादा खून नहीं निकलता।
खून में थक्के में बनने के लिए जरूरी फैक्टर हमारे प्लेटलेट्स में मौजूद होते हैं। जब शरीर में कुछ खास प्रोटीन की कमी हो जाती है तब रक्त का थक्का नहीं जम पाता। इसी बीमारी को हीमोफीलिया कहा जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2023 की थीम एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ द केयर रखा गया है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक श्राबेल के जन्म दिन के सम्मान में इस दिवस को मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। पढ़ते हैं। रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? इस आपके ऑप्शन है, पहला भारत, दूसरा चीन, तीसरा ब्राजील, चौथा यूएसए। इसका सही जवाब होगा दोस्तों भारत। हमारा देश भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। इस रिपोर्ट का नाम स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 रखा गया है। भारत अप्रैल 2023 में दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। अप्रैल 2023 में भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख अनुमानित की गई है। अप्रैल 2023 में भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख अनुमानित की गई है। वहीं चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख अनुमानित है। इस प्रकार हम चीन की आबादी से 30 लाख ज्यादा हो गए हैं। इससे पहले नवंबर 2022 में यूएन ने ऐलान किया था कि दुनिया की आबादी 8 अरब के आंकड़े को पार कर चुकी है। भारत और चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसकी जनसंख्या 340 मिलियन है। भारत में जनसंख्या वितरण देख लेते हैं। 14 साल तक की उम्र के लगभग 25% लोग, 18 से 19 साल तक के 18% लोग, 10 से 24 साल तक के 26% लोग और 15 से 64 साल के बीच लगभग 68% लोग हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। चीन में बूढ़े लोगों की संख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रजनन दर घटी है। भारत का कुल प्रजनन दर 2.0 अनुमानित है। इससे देश की जनसंख्या में 2050 के करीब गिरावट शुरू होने की संभावना है। 2023 में जन्म लेने वालों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी पुरुषों की 71 साल और महिलाओं की 74 साल अनुमानित की गई है। रिपोर्ट को यूएनएफपीए द्वारा जारी किया जाता है। यूएनएफपीए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है। यूएनएफपीए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है। इसे वर्ष 1967 में ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था और इसका परिचालन वर्ष 1969 में शुरू किया गया था। यूएनएफपीए प्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास लक्ष्य, शिक्षा संबंधी लक्ष्य और लिंग समानता संबंधी लक्ष्य के संबंध में कार्य करता है। यूएनएफपीए स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट प्रकाशित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस शहर में एप्पल ने अपना पहला भारतीय स्टोर खोला है? आपके ऑप्शन है, पहला नोएडा, दूसरा मुंबई, तीसरा दिल्ली, चौथा बेंगलुरु। इसका सही जवाब होगा दोस्तों मुंबई में। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने 18 अप्रैल 2023 को मुंबई में पहला फ्लैगशिप स्टोर खोला है। यह स्टोर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित है। इसका नाम एप्पल बीकेसी रखा गया है। दूसरा एप्पल स्टोर दिल्ली में खुलेगा। एप्पल के बारे में जान लेते हैं। एप्पल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन सेवाओं का डिजाइन, निर्माण और मार्केटिंग करती है। इस टीम कुक है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में स्थित है। और अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का नाम बताएं जिसे स्पेस एक्स ने 20 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया था जो एक्सप्लोड हो गया। आपके ऑप्शन है, फाल्कन हैवी, स्टारशिप, LMV-3 या फिर चौथा आर्टेमिस। इसका सही जवाब होगा दोस्तों स्टारशिप।
दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट स्पेसएक्स स्टारशिप टेस्ट के दौरान गुरुवार 24 अप्रैल 2023 को ब्लास्ट हो गया। वे अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा और शक्तिशाली रॉकेट था। स्टारशिप के बारे में जान लेते हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का निर्माण एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने किया है। खास बात है कि यह स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। स्पेसएक्स ने इसे मंगल ग्रह तक अंतरिक्ष यात्रियों को मात्र 6 महीने में पहुंचाने के लिए तैयार किया है। चांद पर भी इंसान को भेजा जाना है। नासा ने स्पेसएक्स के साथ आर्टेमिस मून मिशन के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। वर्ष 2025 में इसी से चांद पर नासा के एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे। के बारे में जान लेते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन स्पेसएक्स एक निजी अमेरिकी अंतरिक्ष एरोस्पेस और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय हैथॉर्न कैलिफोर्निया में स्थित है। 2002 में अंतरिक्ष परिवहन की लागत को कम करने और मंगल ग्रह के उपनिवेशीकरण को सक्षम करने के लक्ष्य के साथ इसे उद्यमी एलन मस्क ने स्थापित किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, पहला 20 अप्रैल को, दूसरा 21 अप्रैल को, तीसरा 22 अप्रैल को, चौथा 23 अप्रैल को। इसका सही जवाब होगा दोस्तों 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2023 की थीम विकसित भारत, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना है। विकसित भारत, एम्पावरिंग सिटीजन एंड रीचिंग द लास्ट माइल्स। यह दिवस ऐसे लोगों को समर्पित है जो देश की प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं। 21 अप्रैल 1947 को भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नवनियुक्त और गठित प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था। इसी दिवस की याद में 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। पटेल जी का भाषण नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इस दौरान उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक यूपीएससी की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति, निष्कासन तथा यूपीएससी की शक्तियों और कार्यों के बारे में प्रावधान किया गया है। पटेल के बारे में जान लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। मंत्री के तौर पर उन्होंने देश की करीब 562 छोटी बड़ी देशी रियासतों का भारत में विलय करवाया था। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने पहली अंबेडकर सर्किट टूरिस्ट ट्रेन शुरू की, इसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन है, बाबा साहब टूरिस्ट ट्रेन, अंबेडकर टूरिस्ट ट्रेन, भारतीय टूरिस्ट ट्रेन या फिर भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। इस सवाल का जवाब हम आने वाले वीडियोस में बताएंगे। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए बघेल ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद।